हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी आज की 7th वीडियो है जिसमें हम सीडीपी मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सीटेट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ बिल्कुल ही एंड तक बने रहना है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करने के बाद आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कर लें। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने पूरी एनर्जी के साथ हमारे साथ बने रहना है। और हाँ, आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आपने हमारा साथ पूरा बनाए रखना है और पूरे जोश के साथ हम सभी कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी, ठीक है ना। क्रिएटिविटी इज अ थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। तो इन्होंने सृजनात्मकता, ठीक है ना, क्रिएटिविटी को हिंदी में सृजनात्मकता कहते हैं, को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो ये ऑलरेडी हम अगर आप देखेंगे प्रीवियस 6 चैप्टर जो भी हमने प्रीवियस 6 लेक्चर जो लगाए हैं सिर्फ सीडीपी के, ठीक है, तो आपने उसमें अगर वो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी, मतलब कि रवादार बौद्धिकता या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिश्रित सोच या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग की विविध सोच, या फिर फ्लूइड इंटेलिजेंसी की द्रव्य बौद्धिकता। तो हम सभी ये जो इंटेलिजेंसी है इन सभी को भी डिस्कस करेंगे और आपका जो सही उत्तर है वो उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की तो सबसे पहले हम अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो इसका डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका यहाँ पर एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, 10 जवाब हो सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसका एक स्टूडेंट है, उसने उसके 10 जवाब दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको जवाब देने का तरीका भी बहुत ही अलग हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए और उसका सिर्फ जवाब एक ही हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना, कि भाई मतलब कि अभिश्रित सोच की सिर्फ वो लिमिटेड होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ये क्रिएटिविटी को दर्शाती है। क्रिएटिविटी को दर्शाने वाली कौन सी सोच होती है, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी और फ्लूइड इंटेलिजेंसी की, तो अगर हम बात करें इन दोनों टर्मों की, तो इन दोनों टर्मों को रेमंड कैटल नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। क्या नाम था उनका, रेमंड कैटल। तो उनके द्वारा ये टर्म दी गई थी। तो अगर हम बात करें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी की, तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी है क्या, तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी आप चीजें होती हैं, ठीक है ना, तो जो भी आपकी जो थिंकिंग है, मतलब ये कि जो आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी है, ठीक है ना, तो वो क्या रहेगी, वो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर फ्लूइड इंटेलिजेंसी की बात करें तो आपकी यहाँ पर जो भी सोचने की जो क्षमता है या फिर जो कैपेसिटी है वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही जल्दी एक फ्लेक्सिबल, फ्लूइड से आप ऐसा याद रख सकते हैं, फ्लूइड से एफ से मतलब फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना। तो जो भी आपने कोई भी काम करना होता है तो वो जो भी आप काम करते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, आपके डिसीजन फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें फ्लूइड इंटेलिजेंसी की, तो ये उम्र के हिसाब से जैसे जैसे आप बड़े या फिर बूढ़े होते चले जाते हैं तो ये तो घटती है, ठीक है ना, ये डिक्रीज होती है जो फ्लूइड इंटेलिजेंसी होती है। अगर हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी की बात करें तो ये क्या होती है, ये उम्र के हिसाब से ये ना कहते हैं कि बढ़ती जाती है, ठीक है ना, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जो आपकी नॉलेज है, तो ये इंटेलिजेंसी जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी है ये उम्र के हिसाब से ये बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम अपने सही उत्तर की बात करें तो हमारा सही उत्तर है विविध सोच, मतलब कि डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ही हमारा सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसको देखते हैं। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल्स, कि इन्होंने पूछा हुआ है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनिया संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे ना इन जो भी हमने प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं आप उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ये प्रश्न ना आपको ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्ट पेडागोजी, मतलब कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो कुछ इससे संबंधित लग रहे होंगे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपके ज़्यादातर इंग्लिश पेडागोजी में ये वाला क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात कही है कि द एक्सेप्टेबल साउंड, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल साउंड जो भी ध्वनियाँ होती हैं उनके कॉम्बिनेशन को, ठीक है, भाषा में क्या कहा जाता है। तो आपने इसका सही जवाब देना है। तो क्या ये ग्रामेटिकल है,
सिंटैक्टिक है या फिर इन्फ्लेक्शन है या फिर फोनोलॉजिकल है, इन सभी को हम समझेंगे भी। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे भाषा की जो भी साउंड की जो स्टडी होती है उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। हमारे लिंग्विस्टिक में जो भी साउंड की जो स्टडी कहलाती है ना उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। तो फोनोलॉजिकल आप देख पा रहे होंगे ये इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो ये वही है, ठीक है ना, फोनोलॉजिकल मतलब कि ध्वनि संबंधी, ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो सिंटैक्टिक क्या होता है, तो आपने बहुत बार सिंटैक्टिक और सिमेंटिक वर्ड सुना होगा। तो सिंटैक्टिक वो होता है जैसे कि आपने किसी भी सेंटेंस में ग्रामर का किस तरह से यूज किया, उसमें नाउन की प्लेस क्या है, उसमें आर्टिकल की प्लेस क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का आपने कैसे यूज किया है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्टिक। मतलब कि कोई भी ग्रामेटिकल सेंटेंस होता है ना, ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं ये सिंटैक्टिक करेक्ट है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सिमेंटिक्स की, सिमेंटिक्स की SEMANTICS, तो ये वो होता है कि जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस है, ठीक है ना, या फिर कोई भी कह सकते हैं कोई वर्ड है, तो वर्ड में वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ग्रामेटिकल आपको पता लग ही रहा है कि भाई व्याकरणिक यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर इन्फ्लेक्शन की, तो इन्फ्लेक्शन के यहाँ पर दो मीनिंग देखे जाते हैं। जैसे कि एक तो होता है कि भाई आपके जो इंटोनेशन, कि कोई भी अगर आप शब्द बोलते हैं ना उसमें उतार चढ़ाव आता है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई शुरू में द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल्स। तो हम कैसे ना इंटोनेशन, हमारी जो आवाज है उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा होगा, तो वो क्या है, वो इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना। अगर हम इसके दूसरे जो मीनिंग है इस वर्ड का उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि किसी भी शब्द के पीछे ES, S या फिर ED लगाने से उनमें जो भी बदलाव आ जाते हैं उसको हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो आपने ये बताना है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो आपने ये बताना है कि क्या है, जब सोचने की प्रक्रिया मतलब कि आपके जो भी थिंकिंग पैटर्न है तो वो प्रभावित होती है किसके द्वारा, बाय लैंग्वेज, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या, ये लैंग्वेज डिटर्मिनेशन है या फिर कॉग्निटिव बायस है या फिर जो सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस है या फिर कल्चरल टेंडेंसी है, भाषा निर्धारित संज्ञात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धत्व या फिर संस्कृति प्रभाव। तो दोस्तों मैं आपको ये फिर से बताना भूल गया, आपने क्या करना है, ये हमारा तो अभी थर्ड क्वेश्चन है, आपने ये सेशन खत्म होने के बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों अगर हम थोड़ा सा, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर आपको ये लगे कि आज हमारे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ये पेपर वैसे 2018 में आया हुआ है। तो अगर हम बात करें 2019 वाले पेपर से, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई ये ना मुश्किल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, धीरे धीरे वो भी आपका डेवलप हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इस प्रश्न को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जब भी आपकी जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो भाषा के आधार पर जब निर्धारित होती है तो उसको हम कहते क्या है, ठीक है ना। तो क्या ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन है, तो दोस्तों हाँ, इसका ये जो सही आंसर होगा वो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन होता है। तो ये है क्या, इसके भी बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि यूरोप में वहाँ पर कुछ और भाषाएं बोली जाती होंगी, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले अलग राज्य होंगे यहाँ पर, और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको साउथ में यहाँ पर तमिल बोली जाती होगी, तेलुगु, मलयालम, है ना, और यहाँ पर पंजाबी आपको यहाँ पर नॉर्थन में पंजाब में देखने को मिल जाती है, राजस्थान में राजस्थानी। तो इसी तरह आपको स्पेनिश, चीनी भाषा, जापानी भाषा, ये अलग अलग आपको जो भी भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो ये माना जाता है कि जो उनके सोचने की जो भी प्रक्रिया है, ठीक है ना, वो भाषा के आधार पर ही निर्धारित होता है। इसी को हम लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहते हैं, मतलब कि भाषा निर्धारित, हम इसी वर्ड को हम कहते हैं। तो इसका सही आंसर तो ये होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉग्निटिव बायस की, तो ये क्या होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया है तो हमें ये समझना भी तो पड़ेगा ना ऑप्शन में, कि जब भी आप किसी बात को अपने तरीके से सोचने लग जाते हैं, ठीक है ना, इंटेलिजेंट वे में, कि जब आपकी सोच होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है ना, आपको लगने लग जाता है कि सिर्फ वही बात सही है, या फिर आप किसी स्मार्ट तरीके से कहने लग जाते हैं कि ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो इसको हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस, तो ये क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात करें कि जब भी समाज में
जो भी आपकी भाषा होती है वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जो भी बोलचाल की भाषा होती है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाए आसपास के माहौल में, इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक जेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। सामाजिक भाषाएं उद्यत, ये एक थ्योरी है, ठीक है ना। तो इसमें यही कहा जाता है कि जब भी आपके आसपास की जो भाषा होती है वो बदलने लग जाए। अब हम बात करते हैं कल्चरल टेंडेंसी की। तो ये संस्कृति प्रभावित, ये क्या होता है कि जब भी किसी कल्चर का, ठीक है, टेंडेंसी किसी पर कह सकते हैं कि झुकाव हो जाता है, ठीक है ना, उसको हम कल्चरल टेंडेंसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन है, रवि रिपेयर्स अप्लायंस बाय टेस्टिंग hypothesis about the cause of the malfunction based on experience with the symptoms he uses। तो यहाँ पर अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वो उपयोग करता है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या ये एल्गोरिदम है, कलन विधि है, ठीक है ना, क्या ये मेंटल सेट है, या फिर मानसिक दृढ़ता का ये है, या फिर ये ह्यूरिस्टिक्स है, मतलब कि अनुमानी विधि का, या फिर ये इंसाइट है कि अंतर्दृष्टि का। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि ये इसका जो सही आंसर है वो पहले मैं आपको वो बताऊंगा, ये ह्यूरिस्टिक यहाँ पर सही आंसर है। तो ये इसमें अनुमानी विधि में होता क्या है, तो जैसे कि ये क्या है, ये अपने अनुभवों को, ठीक है, पास्ट में इसने क्या किया होगा, जो भी ये अप्लायंस है, ठीक है ना, तो ये जो भी ये उपकरण को बना रहा है रवि नाम का लड़का, तो इसने क्या किया होगा, इसने पास्ट में बहुत सारी चीजों को बनाया होगा, ठीक है ना, रिपेयर किया होगा। तो अब वो क्या कर रहा है, उसी जो भी पास्ट की जो नॉलेज थी अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है ना, उनके अनुमान के हिसाब से परिकल्पना कर रहा है कि भाई ये ऐसे किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा है, हिंदी में लिखा भी हुआ है अनुमानी विधि के कारण, ठीक है ना, ह्यूरिस्टिक्स। इंग्लिश में तो चलो नहीं पता लगेगा, हिंदी में आप पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक्स मेथड कहते हैं। अगर हम बात करें इनसाइट, अब ये इनसाइट होता क्या है, ठीक है ना, इनसाइट में ऐसा होता है कि जब अचानक से ही आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनसाइट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको एकदम से ही दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर तो ये है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि इसका सही आंसर तो नहीं, इसका तो चलो चौथे का जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन ही है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन को मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, दिव्या ऑफन डिवाइड द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क एंड ही कैन हैंडल इजिली। तो वो कर क्या रही है, ठीक है ना। तो कल भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें क्या किया गया था कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम अपने काम को डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम कहते क्या है, ठीक है ना। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, वो क्या उपयोग करती है, क्या ये सेकेंडरी इलेबोरेशन है, द्वितीयक विस्तारकरण विधि का है, या फिर ये सब गोल एनालिसिस है। मतलब ये कि क्या ये उपलक्षण विश्लेषण विधि है, या फिर ये फंक्शनल फिक्सनेस है, या फिर मतलब कि क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि है, या फिर ये रिडक्शनिज्म है, ठीक है ना, कम करने की विधि है। तो आपको ये सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको रिडक्शनिज्म की बात करूं तो ये होता क्या है, तो ये जो भी ह्यूमन बिहेवियर है इसको जब पार्ट्स में बांट दिया जाए, ठीक है, किसी ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं। तो ये आंसर तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी काम दिया गया है उसको डिवाइड करके यहाँ पर उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो क्या ये फंक्शनल फिक्स्डनेस है, तो फंक्शनल फिक्स्डनेस होता क्या है, तो अगर हम फंक्शनल फिक्स्डनेस की बात करें तो इसमें ऐसी बात होती है कि जब भी आप किसी काम को, ठीक है, कोई भी यहाँ पर वस्तु है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन हमें पता लग जाए कि भाई ये सिर्फ एक ही फंक्शन इसका हो सकता है, ठीक है ना, किसी का भी एक ही काम यहाँ पर लिया जा सकता है, उसको हम फंक्शनल फिक्स्डनेस कहते हैं। अगर हम यहाँ पर सब गोल एनालिसिस की बात करें तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। सब गोल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम इसमें जो भी हमारा काम होता है, जो भी हम सीखते हैं, इसमें हम अपने काम को जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर पैराग्राफ का कोई आया आपने सीटेट में कि हमने ये सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले सभी को पढ़ेंगे, फिर आप एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर आप कुछ लाइन्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सब गोल उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी एलाबोरेशन है ये अगर कह सकते हैं कि ये फ्रायड की थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये इसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सोसाइटी डिटरमाइन द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल,
कि जो भी सोसाइटी के द्वारा, ठीक है ना, आपको पता है ना कि ये अब किसने तय किया है कि भाई जो महिलाएं होंगी वही खाना बनाएंगी, बच्चों का पालन पोषण वही करेंगी, ऐसा लिखा कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये समाज में मेनली हमारे द्वारा ही बनाया गया है ना कि पुरुष भी तो बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, वो भी तो खाना बना सकते हैं, तो फिर ये महिलाओं के बारे में ही ऐसा क्यों कहा गया है। तो ये मेनली सोसाइटी के द्वारा ही बनाया गया है। तो आपने इसी के आधार पर ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि जेंडर एज अ हेरिडिटी एंडोमेंट, की लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, या फिर जेंडर एज एन इनिट्यूटिव कंस्ट्रक्ट की एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फिर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट कि भाई लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, या फिर जेंडर एज अ इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट तो लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपको सभी को पता है कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। पॉलिटी वाले लेसन में भी हमने ये पढ़ा था कि ये तो समाज के द्वारा बनाया गया है ना। तो यहाँ पर आपको सामाजिक वर्ड भी तो दिखाई दे रहा है कि भाई ये समाज के द्वारा ये बनाया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा फिर भी आप ना इस वर्ड को देखकर ऐसे समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन ही बिल्कुल इसका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही आंसर है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसको देख लेते हैं। हमारा ये आज का 7वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बात कही जा रही है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्युमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। तो इसमें ग्रेडिंग की बात कही जा रही है, कोडिंग की, अंकन की, क्रेडिट संचय प्रणालियों की बात कही जा रही है। तो ये किस चीज के उदाहरण है, ये आपको आमतौर पर कौन से चीजों में देखने को मिलते हैं, आपने यही उत्तर बताना है। क्या है सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, कि भाई ये क्या, ये जो आपने अभी देखा, आपने ये जो क्वेश्चन पढ़ा, तो क्या ये जो भी बच्चे होते हैं उनकी पोजीशन को दिखाने के लिए ये सब सिंबल का जो भी हमारे हैं इन सभी वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है? तो नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या सही हो सकता है, डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन द रिपोर्ट कार्ड, कि जो भी आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या ये सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस को दिखाने के लिए किया जाता है? या फिर स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ अ लर्नर अचीवमेंट्स, कि जो भी लर्नर की अचीवमेंट है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, ठीक है, इसको दर्शाने के लिए किया जाता है। या फिर इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, कि भाई परीक्षा में उत्तर पत्रों के मूल्यांकनों की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है कि इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो क्या इसका ये आंसर होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो इसका स्कोरिंग, ठीक है ना, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि शायद 4th हो सकता है, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपकी लर्नर्स की जो अचीवमेंट्स हैं उनको यहाँ पर दर्शाने के लिए जो भी आपका जो आंसर होगा वो ये किया जाता है, ठीक है। जो भी ग्रेडिंग है, कोडिंग है, मार्किंग है, तो ये सभी आपका जो लर्नर्स हैं उनकी अचीवमेंट में, ठीक है, जो भी यहाँ के इनकी अचीवमेंट्स हैं उनको दर्शाने के लिए इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये गणन विधि की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ये 4th ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ सिर्फ आंसर शीट, ठीक है ना। क्या ये सिर्फ आंसर शीट के लिए तो नहीं होता ना? जो भी आप ग्रेडिंग देते हैं बच्चों को, कोडिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, क्या ये सिर्फ आंसर से ही दे देते हैं? या फिर आप और भी बच्चों का सारा साल का भी बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स हेल्प्स इन द टीचर्स टू, कि भाई अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। आपने इसका सही उत्तर बताना है। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, की शिक्षण अधिगम विधियों का प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। मेकिंग एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, कि भाई कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, की शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। या फिर मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द लर्नर्स, तो यहाँ पर क्या अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स, ये किस में मदद करते हैं? तो क्या ये सिर्फ रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं? तो क्या आपका ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल गलत। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो क्या ये सिर्फ प्रिपेयर एक्टिविटी फॉर टीचिंग, क्या ये सिर्फ एक्टिविटी लॉग है? नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ये सिर्फ एक्टिविटी लॉग तो नहीं है? यहाँ पर बहुत ही हमारी वाइडर अप्रोच है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम। तो क्या आपको लगता है कि जो भी आपकी एबिलिटी ग्रुपिंग है वो बच्चों की करनी चाहिए क्लासरूम में, कि जो भी यहाँ पर स्लो लर्नर्स हैं या फिर जो भी फास्ट लर्नर्स हैं उनको आपको यहाँ पर बांट कर रखना चाहिए? तो क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कैसे?
इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, कि जो भी आपकी शिक्षण अधिगम है विषयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कि भाई आपको पेडागोजी पता होगी तो भी तो आप बच्चे की असेसमेंट है वो बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इसका सही आंसर। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ऑलरेडी आपने बहुत बार इसको देख चुके हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर जरूर से बनते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो भी समावेशी शिक्षा है कि डैश के सिद्धांत पर आधारित है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ब्रदरहुड, या फिर सोशल इक्विलिब्रियम, की समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व, वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, या फिर सामाजिक संतुलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें आपके बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं और ये ऑप्शन सही क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनक्लूसिव वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है, समावेशी, मतलब सभी को शामिल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ल्ड ब्रदरहुड कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, वर्ल्ड ब्रदरहुड की यहाँ पर कहाँ से बात की जा रही है, ठीक है, ये तो बात गलत हो जाएगी। सोशल इक्विलिब्रियम, कि भाई इक्विलिब्रियम सामाजिक संतुलन की यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है। सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पर भी कोई बात नहीं कही गई है। मतलब ये कि इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं यहाँ पर, दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको भी और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है सभी को मौका दिया जा रहा है कि आप एक साथ आइए, पढ़िए और यहाँ पर जो भी आप सीख सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की ये बात कही जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल ही सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर, ठीक है ना। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो ये बिल्कुल ही स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, तो सबसे पहले ये 1995 में आया था, ठीक है ना, और बाद में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, और लास्ट में ये कब आया था, ये 2016 में, अभी ये थोड़ा टाइम ही हुआ है, 3-4 साल ही हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको बाद में एनेक्टेड किया गया था इस ईयर में, ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारी चेंजेस भी लाए गए थे, इसको भी हम किसी दिन डिस्कस जरूर से करेंगे। तो अभी हमारा ये प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई अभी हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है ना, नहीं तो आपका सेशन है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप वैसे भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि भाई 2016 में, ठीक है ना, ये वाला जो एक्ट था इसको एनेक्टेड यहाँ पर किया गया था, ठीक है ना, मतलब ये लागू किया गया था 2016 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल ही इसका सही आंसर है। तो ये दोस्तों आज की हमारी ये सीरीज थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और इस सेशन को लाइक भी जरूर से करना है, और आपके मार्क्स कितने आए हैं ये भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।